आखिर भारतीय जनता पार्टी के किस हथकंडे को भांपकर राहुल गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जो कि कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी के लिए एक उम्मीद की रोशनी ला रहा है। आखिर ये क्यों कहा जा रहा कि ऑपरेशन बंगाल के बाद में ऑपरेशन उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी खेलने जा रही है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब ऐसा क्या कर रही हैं और अपने पूरे देश के सभी बड़े नेताओं को बुलाकर कौन सा संदेश दिया है। लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और दूसरी तरफ राहुल लायक कौन सी गुड न्यूज। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, दशकों से देश की राजनीति, खासतौर पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, मोदी शाह को कवर करने वाले कुछ पत्रकारों से मैं विचार विमर्श कर रहा था। लेकिन दोस्तों, उनसे बातचीत के बाद मैं हिल गया। और ये सिर्फ इन्हीं पत्रकारों के हवाले से नहीं, बल्कि दूर दूर से संघ बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों ने जो अपने नजदीकियों को बातें बताई, उसने इन पत्रकारों की कही हुई बातों, उनके अंदेशे पर मोहर लगा दी। अब है क्या मामला? कहा यह जा रहा है कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ममता के बाद अब अखिलेश की सपा का वही हाल करने की कोशिश है ताकि अकेले दम पर 300 पार भाजपा पहुंच जाए। जो अभी 240 है, उसमें ममता के कुछ सांसद जुड़ने वाले हैं। इसीलिए 27 के यूपी के चुनाव के बाद भाजपा ने टीएमसी के साथ जो किया वही सपा के साथ करने का सपना बुन रही है। इसीलिए राहुल की अब आगे आकर के राहुल खुद को कांग्रेस को बचाने, मजबूत करने के साथ साथ इंडिया गठबंधन और पूरे विपक्ष को बचाने, खास तौर पर ममता को बचाने के साथ साथ मजबूत करने की जिम्मेदारी राहुल ने आगे बढ़कर उठाई है। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी ने जो इमरजेंसी बैठक की, जो फैसले लिए गए, जिससे ममता को राहत की सांसें आएंगी तो समूचे विपक्ष को नई एनर्जी। दोस्तों, क्या प्लान बना है जिसे अभी सभी विपक्षी नेताओं के साथ राहुल एक नई मीटिंग के जरिए शेयर करके उसे धार देंगे। राहुल ने अपने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को एक सीक्रेट प्लान कौन सा दिया, फील्ड में कौन से प्लान के साथ भेजा, जिसके जरिए कांग्रेस अपने संगठन को तो मजबूत करेगी ही, साथ में संघ और भाजपा के पैरेलल एक नई और भाजपा से मजबूत शक्ति के तौर पर उभरेगी, जिसको बुनियाद बनाकर इंडिया गठबंधन की ताकत को धार देना है। ममता सरीखे पार्टियां जिन्हें बीजेपी खत्म कर रही है, उन्हें बचाकर देश के सेकुलर लोगों को एक नई उम्मीद की किरण देनी है। दोस्तों, अपने गुप्तचरों से इसका आभास भाजपा को ऐसा लगा कि हो चुका है, जिससे अभी से भाजपा हिली दिख रही है। वो सब विस्तार से आपको बताते हैं, मगर उससे पहले जरा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। दोस्तों, एक तरफ देश में सरकार की विफलताओं और कथित भ्रष्टाचार, नीट पेपर लीक, चरम पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़क से लेकर गली गली जारी। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार पर लगाम के लिए कांग्रेस ने पूरे देश में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए एक नई रणनीति बनाई। और तीसरी तरफ पूरे देश के अपने सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाकर एक ऐसा प्लान तैयार किया जिससे सत्ता पक्ष की नींदें गायब है। और वहीं पर दोस्तों, ममता को एक नई उम्मीद जगी। दोस्तों, आज देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले, सामाजिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। नीट, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं पर पेपर लीक का मामला, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों ने करोड़ों युवाओं और उनके परिवार का विश्वास हिलाया। मगर सरकार तो संसद में अपनी सीटें 240 से बढ़ाकर 272 करने में जुटी है। ऐसे में अब जबकि ममता की पार्टी को तोड़कर खुद को, जिसे जनता ने कमजोर कर दिया है, जिस भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसे अब मजबूत करने में लगे हैं मोदी शाह। ऐसे में मध्य प्रदेश की मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र धांधली से रिटर्निंग अफसर के जरिए खारिज कराने के लिए खेल ने एक बार फिर से बेनकाब कर दिया उसके खेल को। और ऐसे में कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को केस फाइल करना, उस पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान ले लेना विपक्ष और कांग्रेस की पहली जीत बता रहे हैं। ममता एपिसोड ने तो पूरे देश की निगाहें अपनी तरफ खींच ली है, जिसमें इनकी पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं के खिलाफ बर्बरता, नैतिकता और इन सबको छोड़ दो, कानून और नियमों के धज्जियां उड़ाकर जो कुछ हुआ। ऐसे में राहुल गांधी और सोनिया ममता और अभिषेक के लिए संकट मोचक बने। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और दूसरी तरफ देश में अपने सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाकर राहुल ने जो प्लान तैयार किया, उसे ममता और अभिषेक बनर्जी को उम्मीद की नई रोशनी मिली। एक बात तो है जिसे कहा जा रहा, खास तौर पर कांग्रेस और खड़गे की तरफ से,
कि इतिहास में तोड़ने मरोड़ने से सच्चाई नहीं बदलती। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले भी वही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री रही। अब भाजपा को यह साबित करने के लिए नया और हास्यास्पद वर्ग बनाना पड़ रहा है कि स्वतंत्र भारत के आम चुनाव के बाद सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री कौन है, जरा देश को यह भी याद दिलाइए। और कुछ ऐसा ही ट्वीट किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लिखा उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके मंत्रिमंडल में थे उप प्रधानमंत्री? बाबा साहब आंबेडकर किसके मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक किसके मंत्रिमंडल में रहे? 12 वर्षों में मोदी सरकार ने केवल नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया और देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के जाल में फंसा रखा। 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां हर साल, किसानों की आय दुगनी, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, बुलेट ट्रेन 2023 तक, स्मार्ट सिटी, हर घर जल, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत, पीएम किसान उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, मुद्रा लोन, आसान व्यापार, विदेशी निवेश, जीएसटी, नोटबंदी, अग्निपथ आवास योजना, शिक्षा नीति, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, महंगाई नियंत्रण, बेरोजगारी कम करना। गिनते जाइए आप। एमएसएमई सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, कोविड प्रबंधन, प्रवासी मजदूर संकट, सामाजिक सौहार्द, संघीय ढांचा, संस्थाओं की विश्वसनीयता, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, अवैध घुसपैठ, हर मंच पर केवल और केवल प्रचार, विफलता और जनता के साथ विश्वासघात। उपलब्धियों के नाम पर सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव ही इस सरकार के पास में बचा है। हालात क्या है दोस्तों इस देश की? महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले, सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां, नीट, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े विवादों ने करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों के विश्वास को हिलाया। अब ऐसे में दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से एक नई कांग्रेस की शक्ल में राहुल गांधी इसे आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए विपक्ष के शक्ल में, एक मजबूत इंडिया गठबंधन के शक्ल में, ममता सरीखे विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगी हुई है, उसमें जो बचाव की कोशिश राहुल गांधी अपना रहे हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि साहब, स्थितियां आगे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के लिए टफ होने जा रही हैं। इसीलिए खड़गे ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी केवल राजनीतिक संघर्ष की नहीं, बल्कि भारत के संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय की रक्षा की भी है। और दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि जिन संस्थाओं और व्यवस्थाओं को बनाने में दशकों लगे, उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया गया। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि भारत के संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय की रक्षा की भी है। जाहिर तौर पर यह अंदाज, ये ट्वीट, ये हुंकार और ये स्ट्रैटेजी और राहुल गांधी का देश भर के अपने बड़े नेताओं को दिल्ली बुला करके इमरजेंसी बैठक, क्योंकि दोस्तों इस बैठक का प्लान तो था नहीं, अचानक 24 घंटे पहले एक चिट्ठी जारी की गई है, सिर्फ 2 लाइन का मैसेज कि सभी को पहुंचना है। और फिर अगले ही दिन जबकि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सुनवाई, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ में इमरजेंसी बैठक। जाहिर तौर पर यह दर्शाती हैं चीजें कि इन तमाम बिंदुओं पर जो मैंने आपको बताया, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ में देश के चप्पे चप्पे में, दक्षिण भारत ही नहीं, उत्तर भारत समेत, नॉर्थ ईस्ट समेत, पश्चिम भारत समेत, अब ग्राउंड पर वो स्थिति होने जा रही है जिसके बारे में शायद बीजेपी ने नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, इस बैठक के बाद में सड़कों पर हल्ला बोल और आंदोलन का दौर एक बार और इसे बड़े स्तर पर ले जाने की है। और इस बैठक के बाद में इंडिया गठबंधन की एक और बैठक, जिसमें इस बैठक की प्लानिंग और रणनीतियों को उनके साथ में साझा करके विपक्षी पार्टियों को जिसे तोड़ने की साजिश और कोशिश है, उसे बचाने के साथ साथ इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने की है। और ये वो समय है जिस समय में मौजूदा वक्त में एक वेव है। भले ही एक तरफ आप देख लीजिए दरबारी मीडिया, उनके अखबार, उनके पोर्टल्स, उनके रेडियो, उनके टीवी चैनल्स, हर जगह सब कुछ सत्ता पक्ष की चीजों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। 12 वर्ष होने पर आप देखिए केंद्र सरकार की विफलताओं का नामो निशान नहीं इस गोदी और चाटुकार मीडिया के लिए, जिसका धर्म यह है कि सरकार के कर्तव्यों को उसे हमेशा याद दिलाते रहें, जनता की आवाज को बंद करके। मगर मुझे याद आता है कि इमरजेंसी का समय था और लाल कृष्ण आडवाणी उनका कोर्ट में पढ़ रहा था कि जब मीडिया को लेकर के किस तौर पर दबाव डाला गया, कई सारे अखबारों ने
दबाव में कुछ ज़्यादा ही घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा था, आडवाणी जी ने उस वक्त कहा था कि मीडिया को तो झुकने के लिए कहा गया था, ये तो रेंगने लगा। और आज दोस्तों, मीडिया झुकना और रेंगना तो छोड़ दीजिए, वो जमीन पर उन्हीं चीजों को उठा उठा करके अपने हलक में डाल करके उड़ेल रहा है जिसे उसके आका बता रहे। लेकिन वक्त बदलते इस देर नहीं लगती, समय का पहिया घूमता है। आप क्या सोचते हैं? इन कड़ियों को जोड़कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।